जोहार साथियों, आज है 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी 2022 से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो आज हम लोग कवर करेंगे झारखंड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी पॉइंट होंगे यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसे भी कवर किया जाएगा। और उसको प्रश्न रिलेटेड जितने भी झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे हम उसे भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा @QuickKnowledge0, तो उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को खोज सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कीमत चुकाती जिंदगी डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? कीमत चुकाती जिंदगी डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, माले नेता महेंद्र सिंह। माले नेता महेंद्र सिंह पर आधारित है कीमत चुकाती जिंदगी डॉक्यूमेंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में दीजिएगा। आपको बता दें कि माले नेता महेंद्र सिंह पर तैयार की गई है यह 88 मिनट की डॉक्यूमेंट्री माले चुकाती जिंदगी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये है माले नेता महेंद्र सिंह, जिसका इमेज आप देख सकते हैं। इसमें महेंद्र सिंह की कहानी बयां की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में महेंद्र सिंह इन्हीं की कहानी बयां की गई है। कैसे बागेदर की एक गांव के सामान्य परिवार में जन्मा युवक अपने इलाके के साथ साथ झारखंड के राजनीतिक बदलाव को रूप देता है। माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या 16 जनवरी 2005 को कर दी गई थी। 16 जनवरी 2005 ईस्वी में माले नेता महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि ये जो है कीमत चुकाती जिंदगी, इस डॉक्यूमेंट्री को 10वें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया जाएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसे दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? तो श्री प्रकाश इसके निर्देशक है। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने की, कीमत चुकाती जिंदगी किसके जीवन पर आधारित है? तो माले नेता महेंद्र सिंह के जीवन पर आधारित है। और इसके निर्देशक कौन है? तो श्री प्रकाश इसके निर्देशक है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टाटा स्टील को। तो टाटा स्टील को सप्लायर एंगेजमेंट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आपको इसके डिटेल को बता देते हैं कि टाटा स्टील को 2021 के लिए सप्लायर एंगेजमेंट लीडर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वैश्विक पर्यावरण और गैर लाभकारी संस्था CDP के द्वारा दिया गया है। तो CDP के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो टाटा स्टील को दिया गया है। तो आपको बता दें कि टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है। और इसमें उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1911 ईस्वी में इसमें उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। तो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, मगर उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। और ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के लिए नया मोबाइल लॉन्चिंग पैड किसके द्वारा बनाया जा रहा है? नया मोबाइल लॉन्चिंग पैड इसरो के लिए किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा HEC। तो HEC द्वारा इसरो के लिए नया मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न की डिटेल को देख लेते हैं। HEC में इसरो के लिए बन रहे मोबाइल लॉन्चिंग पैड से मानव रहित गगनयान उड़ान भरेगा। इसरो इससे पहले HEC ने जो लॉन्चिंग पैड बनाया था वो 450 टन का था। इससे पहले भी इसरो के लिए HEC लॉन्चिंग पैड बना चुका है जो कि 450 टन का था। और जो वर्तमान में लॉन्चिंग पैड बना रहा है वह 750 टन का है। जो वर्तमान में जो लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है वह 750 टन का है। वहीं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 19.2 मीटर है, 19.2 मीटर है। और इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। और लॉन्चिंग पैड का प्लेटफॉर्म 80 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे बात आई HEC की। तो सबसे पहले आप बताइए कि HEC का फुल फॉर्म क्या है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये कहाँ पे है? तो हटिया रांची में है। ये कहाँ पे है? हटिया रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भारत सरकार द्वारा 2 देशों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन 2 देशों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो आप ध्यान में रखिएगा, HEC की स्थापना
1958 में भारत सरकार द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, कितने यूनिट से अधिक बिजली खपत पर अब राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाएगी, यानी कि कितने यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर अब राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए 400 यूनिट। आपको बता दें कि इससे पहले 500 यूनिट तक बिजली खपत करने पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती थी, अब उसे घटाकर 400 यूनिट कर दिया गया। चलिए डिटेल देख लेते हैं। पहले 500 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी दी जाती थी, अब 400 यूनिट से अधिक खपत पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इससे सालाना 210 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। इससे 210 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दालमा में इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान का निर्माण किससे कराने की स्वीकृति दी गई है? दालमा में इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान का निर्माण किससे कराने की स्वीकृति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए XLRI। तो XLRI से दालमा में इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान के निर्माण की कराने की स्वीकृति दे दी गई है। तो XLRI का क्या फुल फॉर्म है? तो द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, और ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में है। तो XLRI कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान में रहेगा, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2025-26 तक किस योजना के तहत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई है? यानी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल की स्वीकृति किस योजना के तहत प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ज्ञानोदय योजना। तो ज्ञानोदय योजना के तहत डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि ज्ञानोदय योजना कब शुरुआत की गई थी? इसकी 12 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है, इस योजना को चलाया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना का लक्ष्य स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इस योजना का लक्ष्य है। तो यहाँ आपने अन्य योजनाओं के बारे में भी देखा, जैसे कोचिंग एंड एलाइड योजना। तो इस योजना का क्या काम है? तो यह SC ST तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई जाती है। और पंख योजना शहरी मालिन बस्ती में बच्चों को उस विद्यालय से जोड़ता है। तो शहरी मालिन बस्ती में बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए पंख योजना चलाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य तय किया गया है? अधिष्ठापन मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन, यानी कि स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट क्षमता का इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B 4000 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? B 4000 मेगावाट। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो झारखंड कैबिनेट ने झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी। नई सौर ऊर्जा नीति के प्रारूप में अगले 5 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कितना कहा जा रहा है, अगले 5 वर्ष में, और कितना इंस्टॉलेशन का देखिए टारगेट है, तो 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन का लक्ष्य तय किया गया है। सोलर पार्क की स्थापना के लिए निःशुल्क जमीन, स्टाम्प ड्यूटी व कन्वर्जन चार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। तो ये हुआ। और आगे बता दें कि 3 लाख सालाना से कम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 लाख सालाना से कम आय वाले निजी उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर पॉलिसी में 3 किलोवाट तक के प्लांट स्थापित करने पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी।
3 किलोवाट तक के प्लांट स्थापित करने पर 60% की सब्सिडी और 3 से 10 किलोवाट तक के प्लांट स्थापित करने पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि 3 किलोवाट के प्लांट स्थापित करने पर 60% की सब्सिडी और 3 से 10 किलोवाट के प्लांट स्थापित करने पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को 2023-24 तक 12.5% बिजली सौर ऊर्जा से लेनी होगी। यानी कि 2022-23 तक 23-24 तक 12.5% बिजली सौर ऊर्जा से लेनी होगी। इस परियोजना पर 8,163 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। तो कितना करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है? तो 8,163 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारी योजनाओं को मान्यता दी गई, यानी बहुत सारे कार्य किए गए, तो जिसका जिक्र इसमें दिया गया है। तो इसकी यह आपको PDF में दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को डिस्कस किया। आज का करेंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें डिस्कस किया। हर दिन के करेंट अफेयर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।